सामने है। आज थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एंड केरला। देखो, गैर कांग्रेसी सरकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कब, आफ्टर इंडिपेंडेंट। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर है आपका केरला। देखो, केरला की अगर बात करें ना तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखते हैं तो जस्ट 1951 में जब पहली सरकार बनती है ना, तो यहाँ पे कौन आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो सीपीआई है वो पावर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पंजाब की बात करो तो अगर इंडिया का जो पंजाब है इस पे तो कांग्रेस ही था। बाकी मुस्लिम लीग यहाँ पे देखने को मिला था हमें फर्स्ट टाइम। अगले सवाल पे चलते हैं। Question is, November 26, 1949 is a significant day in our constitutional history. 26 नवंबर 1949 जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसको माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों माना जाता है? आपके ऑप्शन से इंडिया टुक अ प्लेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। देखो, इंडिपेंडेंस की बात करें ना तो वो 1947 में ही हमें मिल गई थी, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे है नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन दिस डे, ठीक है, यहां सोचते हैं। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन दिस डे, ठीक है। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन दिस डे। देखो, अगर फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें ना तो वो 1951 में हमने देखा था, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, लैंड रिफॉर्म एक्ट से जुड़ा हुआ है। कब हमने देखा था, 1951 में देखा था। बात कब की जा रही है, 26 नवंबर 1949 की बात की जा रही है। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन दिस डे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कब किया था, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केम इनटू फोर्स कब आया था, तो वो था जनवरी 26 1950, 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स किया गया था इस चीज को। अब 26 जनवरी ही हमने क्यों चूज किया, इसके पीछे भी तो कुछ होगा कि व्हाई वी चूज 26 ऑफ जनवरी एज ए रिपब्लिक डे। तो आपको याद होगा लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, जिसको हेड किसने किया था, इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां पे हमने एक पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो इसी वजह से 26 जनवरी को हमने इसे इनफोर्स किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। ध्यान रहे, पहले महासचिव की बात की जा रही है, पहले प्रेसिडेंट की बात नहीं की जा रही है। तो महासचिव इनमें से कौन है, दादा भाई नेहरू जी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा आपका ए.ओ. ह्यूम। अब ए.ओ. ह्यूम जो है, इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यही जो है फाउंडर भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और बदरुद्दीन तैयब जी की अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, और इनके साथ पता है क्या टैग लगा हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो बने थे ना, वो हमारे थे बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। दादा भाई नेहरू जी की बात करें ना, तो दादा भाई नेहरू जी को हमने 1906 में देखा था कलकत्ता सेशन में। आफ्टर जब बंगाल पार्टीशन होता है ना, उसके बाद दादा भाई नेहरू जी उस सेशन को प्रिसाइड करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं।
के। अब देखो सोशल रिफॉर्मर्स की बात की गई है। राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड अ हिस्टोरिक एगिएशन अगेंस्ट द, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं इन्होंने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। आपके ऑप्शन है कास्ट सिस्टम, इविल कस्टम ऑफ सती, डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वीमेन्स इन सोसाइटी एंड प्रैक्टिस ऑफ सुपर एक मिनट, सुपरफिशियस रिलीजियस रिचुअल्स। आंसर कीजिए इसका। बताइए बताइए जल्दी करिए। राइट आंसर इज इविल कस्टम ऑफ सती। देखो जो सती वाला जो कस्टम था ना, इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम होता है 1833 के आसपास का, ये टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1833-35 के आसपास, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना वो सती प्रथा को इरेडिकेट करने के लिए पहल करते हैं। किनके साथ? राजा राम मोहन रॉय के साथ। अब अगर विमेन्स की पोजीशन की बात करें ना, तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा विमेन्स की बात अगर नॉर्थ इंडिया में किसी ने की थी तो वो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉन्ग इयर्स एगो वी मेड अ थ्रस्ट विथ डेस्टिनी and now the time comes when we shall redeem our pleas. This was stated on the night of August 14, 1947. देखो 14 अगस्त 1947 को रात में ये लाइन बोली गई थी। किसके द्वारा बोली गई थी आपको ये बताना है। कमेंट करके बताइए किसके द्वारा ये बातें बोली गई थी। राइट आंसर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज बोला था कि ठीक है आज तो हम सो रहे हैं ना, जब कल हम जगेंगे ना तो वो एक नई शुरुआत होगी। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें तो ये पैदा कहाँ हुए? बिहार में सिवान जिले में जीरादई नामक जगह पे ये पैदा हुए थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना उसके हेड थे कौन? भीमराव अंबेडकर। और अगर हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ना ये पॉलिटिकल गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के। ये वही पर्सन है जो कि महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में मिलने भी जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। The question is, the Indian National Congress had passed the famous resolution on non-cooperation in 1920 at its session held at, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पास किया गया था इसके लिए रिजोल्यूशन 1920 के अंदर, कहां पे ये पास किया गया था? मतलब ये सभा कहां पे आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता। देखो कलकत्ता का सेशन था 1920 का, जिसमें गांधी जी के कहने पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो खास बात है, अगर पूछ ले आपके कलकत्ता सेशन 1920 को प्रिसाइड किसने किया था, कौन थे प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कलकत्ता सेशन जो 1920 का था जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन रिजोल्यूशन की बात की गई थी, इसको
हेड किया था। अगर हम लखनऊ सेशन की बात करें ना, तो लखनऊ वाला जो सेशन है वो 1916 में हमने देखा था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पे और क्या क्या हुआ था 1916 वाले सेशन में? 1960 वाले सेशन में हम देखते हैं जो कांग्रेस का बाइफर्गेशन हो गया था, जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना, यहाँ पे दोनों जो मॉडरेट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये दोनों एक हो जाएंगे। ये दोनों जो है एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर कीजिए इसका फटाक से। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये देखने को मिला है, वन लाइनर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। इसका आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर आपका होगा दादा भाई नेरोजी। अच्छा, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने का किसको गौरव प्राप्त है, तो वो है दादा भाई नेरोजी। 3 टाइम्स ये बने हैं। दादा भाई नेरोजी के बारे में जानते हैं कि जो ब्रिटिश का जो कॉमन्स का ऑफिस था ना, उसमें इलेक्ट होने वाले ये पहले भारतीय थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखी गई। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम जानते हैं कि ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गांधी जी के। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम जाने तो सूरत स्प्लिट में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो लाल बाल पाल वाला कॉन्सेप्ट था ना, हियर यू आर राइट, दादा भाई नेरोजी है। आगे देख लेते हैं। देखो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम जानते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 बुक्स लिखी थी। अक्सर आ जाते हैं ये सवाल, बुक्स कौन थे? एक था मराठा एंड सेकेंड वन केसरी। अगर आपसे इसका लैंग्वेज पूछा जाए तो जो मराठा था वो इंग्लिश में लिखा गया था, और जो केसरी है ये मराठी में लिखी गई है। यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मराठा है तो मराठी में लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज which of the following can be considered as the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in respect of the people living in the undivided province of Punjab? आपको यहां पे बताना है कि लॉर्ड कर्जन जो है, इसका सबसे उत्कृष्ट सुधार स्पेशली पंजाब रीजन के लिए क्या था? क्या वो एजुकेशनल रिफॉर्म था, पुलिस रिफॉर्म था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म था, या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था? इसका आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर होगा आपका एग्रीकल्चर। देखो 1902 के आसपास जो है ना, ये यहाँ पे पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आते हैं, जिससे पंजाब के आसपास के लोगों को बहुत सारी राहत मिलती है। इट्स नॉट बी, इट्स डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात हम यहाँ पे करते हैं। लॉर्ड कर्जन वही इंसान है जिसके टाइम पे हमने और क्या देखा था? हमने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। आगे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किस एक्ट के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 और नन ऑफ द एबव। इससे आसान सवाल नहीं मिलने वाला है, प्लीज इसको जल्दी से आंसर करो आप।
अभी देखो आपका 50-50 का चल रहा है। राइट, 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1919 का, इसको और किस नाम से हम जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, जो अभी हम देखते हैं ना बाइकैमरलिज्म, तो ये जो बाइकैमरल है ना, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। अगर हम 1909 की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर हमने क्या किया था? हमने इसमें कम्युनल रिवॉर्ड दिया था। किसको दिया था? तो सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया था। कितना दिया था? 10% राइट्स उनको दिया गया था। आफ्टर देन सिखों को भी ये राइट्स दिया जाता है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो 1935 में ये जो डीआरकी है ना, इस डीआरकी को सेंटर में रखा गया था और प्रोविंस के लेवल से इसको हटा दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रोक्स 70% जो पार्ट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वाज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कनिंग। तो ये कहां पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, दिल्ली में किया गया, पटना में किया गया या इलाहाबाद में किया गया? इसका आंसर करो आप। राइट आंसर इज इलाहाबाद। 10 का डी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इलाहाबाद में ही इसका किया गया था। अच्छा, इलाहाबाद से याद आया, तो एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। जब हम अर्ली फेज देखते हैं ना बंगाल प्रोविंस के बारे में, तो आप कमेंट में बताओ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच साइन हुई थी, या आप ये बता दो कि कौन सा ईयर था जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी। Next question, the Indian National Congress and the Muslim League comes closer to each other in 1916. 1916 में जो आईएनसी था और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए थे, वो सेशन कौन सा था? ये यू आर राइट, 1765। और कब हुआ था? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। अब इसका आंसर करो आप कि किस सेशन में ये दोनों करीब आए थे? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ और हरिपुरा सेशन। ये यू आर राइट, लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1916 में। देखो डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसको प्रिसाइड किसने किया था? इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजुमदार जी ने। और क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी यहां पर? तो जो कांग्रेस के दो फेज थे ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जो कि सूरत स्प्लिट 1907 में डिवाइड हो गए थे, तो ये भी यहां पे एक साथ आ गए थे। अच्छा, लाहौर सेशन के बारे में बताओ। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, इसके बारे में बताओ आप। जो लाहौर सेशन है ना, इसको सबसे पहले हेड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, कंप्लीट फ्रीडम की। अगर आपसे पूछा जाता है सवाल कि पूर्ण स्वराज का डिमांड कहां किया गया था, तो वो लाहौर सेशन ऑफ 1929 में किया गया था। और इसी सेशन में बोला गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे कि रावी नदी के किनारे हम अपना झंडा तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, your question is permanent revenue settlement of Bengal was introduced by। किसने किया था परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस?
आपको आंसर पता है, बिल्कुल आप सारे आंसर का सही, क्वेश्चंस का सही जवाब दे रहे हो। रितु कुशवाहा, बिल्कुल आपका जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। तो आप ये बताओ कि किस ईयर में इसने अनाउंस किया था। कमेंट में आप बताओ इसको कि किस ईयर में कॉर्नवालिस ने अनाउंस किया था। 1793। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव किससे रिलेटेड है? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्लाइव आता है, ट्रीटी साइन करता है, उसके बाद ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आता है बंगाल प्रोविंस के ऊपर। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें तो 1778 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं, जिसमें हम देखते हैं ना टीपू सुल्तान, फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और मैसूर को कंप्लीटली एनेक्स कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म? आंसर कीजिए इसका। WC बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी। राइट आंसर इज दादा भाई नेरोजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने ये थ्योरी दी कब थी, तो 1867 में इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। दादा भाई नेरोजी को हम और किस नाम से जानते हैं? इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो 1906 का कलकत्ता सेशन है उसको किसने प्रिसाइड किया था? तो दादा भाई नेरोजी। टोटल 3 टाइम्स ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये 1906 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पे गांधी जी से मिलते भी हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो टफ है, यूपीपीसीएस ऐसे ही एग्जाम हर साल ऐसे सवाल पूछता है अपने एग्जाम में। Which is the oldest trade union organization in India? आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा है। आंसर कीजिए 14 का। राइट आंसर होगा आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1920 के आसपास ही की गई थी। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि प्री कांग्रेस फेज का कोई बता दो ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बंगाल का जो जमींदारी एसोसिएशन था ना, जमींदार्स का एसोसिएशन, वो प्री कांग्रेस फेज का था, सबसे ओल्डेस्ट इंडिया के अंदर वही देखने को हमें मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी सवाल है, इस पे तो डिस्कस भी क्या करना। सर्वोदय इट मींस सबका उदय। तो अगर सबका उदय हो रहा है तो ये क्या होगा? इट मींस बताओ इसमें से अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल होगा या टोटल रिवॉल्यूशन होगा? सर्वोदय का क्या मतलब होगा बताओ आप इसको। इट मींस अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। राइट आंसर इसका जो होगा वो 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट। In which city of South Africa was Gandhi beaten up and thrown off the pavement of the white people? गांधी जी को फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में। 4 ऑप्शन है आपको, तो वो कौन सा शहर था जिसमें से उन्हें फेंक दिया गया था उठा के फुटपाथ पे? तो आप बताओ इनमें से। आंसर करो इसका फटाक से। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ट्रेन से फेंका है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है
कि फुटपाथ पे वो किसी कैफे टाइप जगह पे बैठे हुए थे, वहां से उन्हें उठा के फुटपाथ पे फेंका गया है। 16 का डी, नहीं नहीं नहीं, ये है डड़वन। डड़वन में इनको एक कैफे बना हुआ था बेसिकली, उसमें ये बैठ गए थे, चाय कॉफी इन्होंने मांग लिया, तो वहां पे कुछ गोरे लोगों ने इन्हें उठा के फेंका था। और ये हुआ कब था देखो, ये करीब करीब 1897 के आसपास इनको यहाँ फेंका गया था। और जो ट्रेन वाला इंसिडेंट है वो होता है जोहेंसबर्ग में। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। आपसे पूछ रहा है कि 1927 में ब्रुसेल्स, ये ब्राजील में एक जगह है, यहां पे कांग्रेस ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, बताइए इसको। एक तो पॉइंट ये देख लो कि 1927 की बात की गई है, तो एक तो आपको यहीं से मिल रहा है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल हैं ये 1927 में ब्रुसेल्स जाते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी की जो जर्नी है ना इंडिया फ्रीडम में, तो आप ये देखो कि 1915 में इंडिया आते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इंडियंस की लाइफ कैसी है, उस पे ये एक साल स्टडी करते हैं। फिर जो लखनऊ सेशन है 1916 का, इसमें ये आईएनसी को ज्वाइन करेंगे। 1916 में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि जो राजकुमार शुक्ल हैं बिहार के, वो गांधी जी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आओ और बिहार में जो 3 गठिया सिस्टम है उसको बंद करो। तो फिर 1917 में गांधी जी जाएंगे और इनका पहला सत्याग्रह हमें बिहार के चंपारण में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। The question is, who amongst the following made it possible for the Indians to enter the Indian civil service through an open competitive examination? देखो ये पूछ रहा है कि इंडियंस को किसने एंट्री दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज में, कब। आईसीएस सर्विस उस समय से कहा जाता था, जिसे भी आप यूपीएससी के नाम से जानते हो ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इन चारों में से किसने दिया था इंडियंस को कि ठीक है आप इक्वल हो, आप पार्टिसिपेट करो। राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इंडिया के अंदर। सती प्रथा को इरिडिकेट करने का भी काम इन्होंने ही किया था। जो चार्टर एक्ट था ना 1833 का, 1833 का, उसी से हम इंडियंस को ये मिला था पावर कि ठीक है आप आओ और थ्रू कंपटीशन आप खुद को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी, जिसके अंदर इसने सतारा, झांसी, संबलपुर, इन सब एरिया को इसने हड़प लिया था। चलते हैं अगले सवाल में। The question is, in which year Lala Lajpat Rai was deported? ये जो है ना ये थोड़ा सा मांडले जेल का, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आगे चलते हैं अगले सवाल में। ठीक है। Which governor general has entertained रंजीत सिंह with great honor at रोपर? देखो आपसे पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था। आंसर करो इस सवाल का। राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रणजीत सिंह का जो पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमृतसर। अच्छा, रोपर जो है ना, रोपर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पढ़ते हैं तो रोपर का नाम जो है पंजाब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोपर के बारे में एक चीज जान लो कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी आईबीसी की, वो थी हमारी रोपर। कहा, ये गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है कि द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाक से आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था इन्होंने? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्लोगन होता था उस समय, वो क्या था? गो बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रचना है, वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताओ। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और जो रामकृष्ण मिशन है ना, वो इनके गुरु जो हैं रामकृष्ण परमहंस, इसके नाम पे इन्होंने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, इन्होंने 50 से ज्यादा स्कूल्स खोले, किसके लिए? औरतों को पढ़ाने के लिए। कहां? बंगाल रीजन में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाली अल्फाबेट को रीराइट किसने किया, दोबारा किसने लिखा था, तो वो भी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट वन, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड अल हिलाल। देखो, क्वेश्चन में ही बहुत सारे सवाल छिपे रहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अल हिलाल को किसने स्टार्ट किया था, तो आपके ऑप्शन होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस लैंग्वेज में था? तो उर्दू लैंग्वेज में था। किस साल इसको किया गया था? तो 1912 में किया गया था। On its being banned by the government, he founded at अल बलाग इन। देखो, अल हिलाल को जब बैन कर देता है ना, तो ये अल बलाग लिखते हैं। तो अल बलाग किस साल लिखते हैं, ये आपको बताना है। बताइए फटाक से। राइट आंसर इज 1915। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन। तीन जगह हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो ये किस एक्ट के थ्रू तीन जगह पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा जो काउंसिल एक्ट आया था ना 1861 का, इसके बाद 1862 में ये तीन जगह पे हाई कोर्ट हमें देखने को मिला था। अच्छा, यहीं पे अगर बात होती फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और कहां पे हुआ था? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर हमें देखने को मिला था। अगले सवाल पे चलते हैं। Who are the first women president of Indian National Congress? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है आपके पास, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर एंड एनी बेसेंट। आंसर करो इसका फटाक से। राइट आंसर होगा क्या?
एनी बेसेंट जो है ना ये फर्स्ट बनी 1917 में, कोलकाता सेशन के अंदर एनी बेसेंट बनी थे। अच्छा, आपसे अगर यहाँ पे ये सवाल, हाँ, अगर ये सवाल पूछा जाए कि पहली इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो होगी आपकी सरोजिनी नायडू। किस सेशन में आएगी? कानपुर सेशन में। कब हुआ था? 1925 में। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। अब देखो 19th सेंचुरी की बात की गई है, तो 1801 से लेके 1900 तक का जो फेज होता है ना, ये होता है हमारा 19th सेंचुरी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। देखो ब्रह्मो समाज जो है वो 1828 के आसपास राजा राम मोहन रॉय ने इसकी शुरुआत की थी। आर्य समाज हमने देखा था 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन 1885 के आसपास हमें देखने को मिलता है। प्रार्थना समाज जो है ना, ये ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए ही बनाया गया था, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उसके अंदर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ब्रह्मो समाज। कहां पे हुआ था इसका शुरुआत? कोलकाता के अंदर। कौन कौन लोग रिलेटेड थे इससे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड। देखो माउंटबेटन प्लान को और किस प्लान के नाम से हम जानते हैं, ये बताओ आप पहले। बिल्कुल, आंसर जो आपका होगा वो होगा जेबी कृपलानी। यही थे जो कि लास्ट थे। आई थिंक 1944 के बाद जो था ना, वो इलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो 1944 के बाद जो है कंटिन्यू, जब तक हम आजाद नहीं हो गए, जेबी कृपलानी ही बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करें, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर हम सरदार पटेल की बात करें, तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि सरदार का टाइटल इनको किसने दिया था? देखो कहीं कहीं लिख के आता है गांधी जी ने दिया था, कहीं पे ये लिखा रहता है कि बारदोली में जो औरतें थी ना, तो उस औरतों ने इनको सरदार पटेल का ये सरदार का टाइटल दिया था। तो अगर ऑप्शन में विमेन्स ऑफ बारदोली सत्याग्रह हो, तो उसको आंख बंद मूंद के आपको टिक कर देना है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने देखा, पूर्ण स्वराज वाला 1929 का जो था सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया। अगले सवाल पे चलते हैं। Who developed the idea that means justify the end? यह विचार किसने विकसित किया है कि प्रसाधन साध्य को उचित ठहराता है? देखो हिंदी मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो आप देख लेना इसका। किसने बोला है मीन जस्टिफाई द एंड? कौटिल्य ने, राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और महात्मा गांधी ने। आंसर कीजिए 27 का। ये बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा डी, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने बोला था। अच्छा एक चीज और बताइए आप कमेंट में कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह वाला, नॉन कॉर्पोरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट लिया था, वो किसके ऐसे से प्रेरित होके उन्होंने लिया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दयानंद सरस्वती के बारे में हमने देखा, आर्य समाज के ये फाउंडर हैं। गो बैक टू वेदास का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1875 में, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को ये राजा का टाइटल किसने दिया था? इनको राजा का जो टाइटल है ना, वो कश्मीर के रूलर जो थे अकबर टू जो कि कश्मीर के रूलर थे, वो राजा राम मोहन रॉय को ये टाइटल देते हैं। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं। विष्णुगुप्त,
चाणक्य, ये वही है जिसने धानानंद, जो लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के, उसको डिथ्रोन करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करते हैं ये। सॉरी। नेक्स्ट वन, हु सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। किसने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। ऑब्वियसली मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। बुद्धिज्म की भी अगर बात की जाए तो वो भी यही बोलता है ना कि डिजायर की वजह से ही सारे दुख आपके लाइफ में आते हैं। तो बताओ आप इसमें से राइट आंसर। बताओ बताओ फटाक से इसका। अरविंदो घोष थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे या स्वामी विवेकानंद थे? राइट आंसर इज महात्मा गांधी। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज का? इन्होंने आर्यंस के बारे में बोला था कि आर्यंस इस एक पर्टिकुलर जगह से आए थे। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि आर्यन अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, आर्यन किस प्रोविंस से आए थे या किस रीजन से आए थे इंडिया के अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल जो है ये रिपीटेड है, बेसिकली इसमें क्या करना है क्या है आप देख लो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दी गई थी? 1919 में दी गई, 1935। इन दोनों को तो आप पहले ही इलिमिनेट कर दो क्योंकि ये गुड गवर्नेंस एक्ट था। और 1909 में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले। तो इन दोनों में से आप आंसर करो फटाक से। 1935, ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ये 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? लॉर्ड डलहौजी, कनिंग, मेयो और रिपन? आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट। एक मिनट, क्या आंसर किया आपने? हाँ, बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कनिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपके आंसर क्या होंगे? लॉर्ड कनिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो भी आपका आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। और ये पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कनिंग को वाइसरॉय बनाया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1858 का, इसके थ्रू बनाया गया था, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल पे चलता है। When Mahatma Gandhi was assassinated, who said, "None will believe that a male like this in body and soul ever walked on this earth"? किसने ये कहा था जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी? उसके बाद किसने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा से ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर आया था? आंसर कीजिए। 31 का क्या होगा आंसर? जल्दी आंसर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी CSIR में भी ये सवाल पूछा गया था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। राइट आंसर है इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हो ना अल्बर्ट आइंस्टीन की, इसी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये स्टेटमेंट दिया था।
खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। जो सीमांत गांधी कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट करा था। चलते हैं अगले सवाल पे। इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। जो नमक सत्याग्रह पे कानून जो बना था, जिसका उल्लंघन किया गांधी जी ने, इसको हम किस नाम से जानते हैं? नॉन कॉर्पोरेशन, स्वदेशी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और नन ऑफ द एबव। राइट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था ये बताओ कोई कमेंट में कि ये स्टार्ट किस डेट को हुआ था? मार्च में हुआ था। कितने तारीख को हुआ था ये आपको बताना है। किस डेट पे हुआ था? 1930 वो ईयर है। डेट आपको बताना है कि किस डेट पे एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही, 12 मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया था। और कब तक चला था ये? डांडी कब पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे 6 अप्रैल को। 24 दिन में 240 माइल्स इन्होंने चला था। कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। कहां पहुंचे? डांडी पहुंचे। अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। और उस पैक्ट को साइन करने के बाद गांधी जी क्या करते हैं? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें तो 1920 में स्टार्ट हुआ। 2022 में चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद हमने इसे बंद कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट देखो 1905 1906 में स्टार्ट हुआ था। 1905 में क्यों? बंगाल पार्टीशन अनाउंस होने के बाद। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कब आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में? बिल्कुल सही, 1946 में। कैबिनेट मिशन का बेसिक पर्पस ये था आने का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना। और यही वजह है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है। 1945 में हम बात करें तो हमने यहां पे क्या देखा था? शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। उससे पहले लॉर्ड वेवेल का हम देखते हैं। वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस दोनों 1945 में होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर। पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? बिल्कुल सही, राइट आंसर इज पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की बात करें तो 1498 में वास्को डिगामा आता है। कहां पे? कालीकट में। वहां पे जो उस समय कालीकट के रूलर थे जमूरियन, वो इसको बहुत जोर शोर से इसका वेलकम करते हैं। और लास्ट अगर हम देखें तो 19 आफ्टर इंडिपेंडेंट ये गए हैं। गोवा पे इनकी लास्ट रूलिंग थी 1961 के आसपास, आई थिंक। वो डेट एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ही गोवा हमारे राज्य में जुड़ा था, हमारे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी गलत नहीं करेगा। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। और किस सेशन में आए थे ये? कौन सा नंबर का सेशन था अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये 3rd सेशन था जिसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना का जब जिक्र आया है तो आप ये बताओ कि इसका पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट हुआ था? 1906 का जो हम बंगाल वाला देखते हैं ना, आईएनसी का सेशन, जिसको दादा भाई नेरोजी ने प्रिसाइड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहले आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल उसी में पार्टिसिपेट करते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानोगे
तो इसके फाउंडर जो है ये सर सैयद अहमद खान ही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे या अपोज करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। अबुल कलाम आजाद के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने। नेक्स्ट वन, द एडमिनिस्ट्रेटिव consequences of the revolt of 1857 was transfer of power from। किसने किसको पावर ट्रांसफर किया ये बताओ। बहुत आसान सा सवाल है। सिंपल है, जो 1773 से लेके हमने 1857 तक देखा था, ये क्या था? ये था हमारा कंपनी रूल। एंड 1858 टू 1947 जो हमने देखा, ये क्या था? क्राउन रूल। तो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर करेगी किसको? ब्रिटिश क्राउन को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 चलते हैं अगले सवाल में। ओके, the issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? क्या ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, या सॉल्ट मोनोपोली की बात कर रहा था, कंप्लीट फ्रीडम की बात करेगा, या एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह की बात करेगा? आंसर कीजिए इसका। बिल्कुल सही, सॉल्ट मोनोपोली के ऊपर। कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ देता है कि गांधी इरविन पैक्ट में जो टैक्स एग्जिम्प्टेड किया गया था, तो क्या वो कॉटन के ऊपर, खादी के ऊपर किया गया था क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ नमक की बात हुई थी। जो कॉटन के ऊपर जो एग्जिम्प्टेड करना है ना टैक्स, ये बस वहां पे आपको दे दिया जाता है कि चलते हैं अगले सवाल पे। आई थिंक 3 क्वेश्चन और बचे होंगे आपके सेशन के। हु आर द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का पूछ रहा है कि लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे। इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, बताओ जल्दी से आंसर करो आप। क्रिप्स थे, माउंटबेटन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, या सर क्लीमेंट एटली की बात की जा रही है यहाँ पे? आंसर करो इस सवाल का फटाक से। नहीं 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 नहीं, देखो यहीं पे यही तो ट्रिक है एग्जाम का। आपसे क्या पूछा जा रहा है? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये नहीं पूछा जा रहा है कि डिपेंडेंट थे या इंडिपेंडेंट थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो बने थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन बने थे हमारे इंडिया के, और मोहम्मद अली जिन्ना बना था कहां का? पाकिस्तान का। लेकिन आफ्टर देन अगले साल क्या होता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। आगे चलते हैं, फंस गए इस क्वेश्चन पे। ओके, which directive principles bears the direct impact of Gandhi's moral philosophy? ये देखो आपके पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, डीपीएसपी का पार्ट 4 के अंदर मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएस पे। अब आपको बताना है कि गांधी का फिलॉसफी कहां पे रिफ्लेक्ट होता है डीपीएसपी के अंदर। इक्वल पे टू इक्वल वर्क पे, फ्री लीगल एड पे, स्लॉटर ऑफ काउ को प्रोहिबिट करने पे, या मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को बचाने में? आंसर करो इसका 39 का। राइट आंसर आपका होगा प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज। एक तो ये है, एक और जब पॉलिटी में आप डीपीएसपी पढ़ते हो ना, तो एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्टिकल 47 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जो लीकर्स
के कंजप्शन को बैन किया गया है। तो ये दो चीजें जो है ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल से देखने को मिलता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर बात करें ना तो ये मार्क्सिज्म वे की बात करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली और नन ऑफ द अबव। यहां तो गांधी जी की जिक्र ही नहीं हुई है। तो आप बताओ कि गांधी जी के साथ इन तीनों में से कौन थी जो गई थी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ जाती है और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है। कब होता है? 1931 में। कहां पे होता है? लंदन के अंदर होता है। अरुणा आसिफ अली के बारे में अगर हम बात करें, शी वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो सी वॉज द लेडी अरुणा आसिफ अली जिन्होंने फ्लैग को होस्ट किया था हमारे ट्राई कलर को। एनी बेसेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये होम रूल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी बाल गंगाधर तिलक के साथ, और फर्स्ट प्रेसिडेंट